महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब उम्मीदवारों की घोषणाएं भी होनी शुरू हो गई हैं। बीते दिन भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की थी। 66 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। आज भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के अपने 99 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, आने वाली 20 नवंबर को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। 288 सीटों के लिए वोटिंग की जाएगी। एक ही चरण में वहां पर चुनाव होना है और 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। चुनाव की सरगर्मियां तेज़ हैं। लिस्ट आ गई है, किन किन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है, कौन से वीआईपी उम्मीदवार हैं, किस सीटों पर क्या खास है बीजेपी की इस लिस्ट के बारे में मेरे साथी हैं विभावरी, उनसे जानेंगे और देखते हैं लिस्ट में क्या कुछ सामने आ रहा है। जी विभावरी, बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की है उसमें क्या नाम, कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं? 99 नाम हैं। उसमें महिलाओं को 13 सीट मिली हैं और एसटी के लिए 6 सीटें हैं और एससी के लिए 4 सीटें हैं। और जो खास सीटों की अगर बात करें तो जो अभी डेप्यूटी सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस, उनको नागपुर साउथ वेस्ट से वो लड़ेंगे चुनाव। और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के चंद्रशेखर बावनकुले, वो कामठी से चुनाव लड़ेंगे। और भोकर भी एक खास सीट है। यहाँ पे महाराष्ट्र के जो पूर्व सीएम रह चुके हैं अशोक चव्हाण, उनकी बेटी श्रीजया वहाँ से चुनाव लड़ेंगी। एक इम्पॉर्टेंट सीट कंकावली भी है, यहाँ से नितेश राणे चुनाव लड़ेंगे। नितेश राणे का नाम इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्टूबर की शुरुआत में इनका नाम आया था सुर्खियों में। बहुत ज़्यादा एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट इन्होंने दिया था। लगातार विवादित बयान पिछले काफ़ी समय से इनके सामने आ रहे थे, जिस पर चर्चा काफ़ी ज़्यादा थी और विपक्ष लगातार हमला भी इसे लेकर हो रहा था। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि कंकावली से नितेश राणे ही चुनाव लड़ेंगे। जी। और अभी सी डिवीज़न की बात करें तो 155 सीट हैं जो बीजेपी जिस पर लड़ेगी। शिवसेना का जो शिंदे गुट है 78 सीटें हैं उनकी तरफ। और एनसीपी का जो अजित पवार का गुट है 55 सीटों पर वो अपना चुनाव लड़ेंगे। हाँ। बिल्कुल। और अभी बीजेपी ने जो है 155 में से 99 नामों पर सीट पर नामों का अनाउंसमेंट किया है। तो ये क्लियर है, जो शिवसेना का जो शिंदे गुट है, एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं अभी महाराष्ट्र सरकार के, महाराष्ट्र के, शिवसेना का पहले हिस्सा थे, फिर शिवसेना का बंटवारा हुआ और अब शिवसेना शिंदे गुट जो है वो बीजेपी के साथ है। ऐसा ही एनसीपी के केस में भी है। एनसीपी का जो अजीत पवार का गुट है, जिन्हें 55 सीटें इसमें दी गई हैं गठबंधन में और 55 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे जिस पर सहमति बनी है। तो अजीत पवार पहले शरद पवार की जो एनसीपी का जो पार्टी थी उसके साथ थे, फिर वो वहाँ से अलग होकर बीजेपी और शिवसेना के इस गठबंधन से जुड़ गए, तो वो भी चुनाव लड़ेंगे। 2019 के चुनावी नतीजों की भी अगर हम बात करें विभावरी, तो 2019 में बीजेपी शिवसेना की सरकार बनी थी। हाँ, 2019 में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था। इसमें बीजेपी ने 105 सीटें जीती थी और शिवसेना ने 56 सीटें जीती थी। जी बिल्कुल, 105 और 56 का। तब उस वक्त शिवसेना और बीजेपी गठबंधन में थे और उस वक्त तक शिवसेना का बंटवारा नहीं हुआ था। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना जो थी वो बीजेपी के साथ थी। उद्धव गुट जो था वो तब एक ही शिवसेना हुआ करती थी। और उसके बाद आनन फानन में फिर चुनाव के बाद जब नतीजे आए तो कहा गया कि मुख्यमंत्री पद को लेकर सहमति नहीं बन पाई दोनों पार्टियों के बीच में, फिर वो अलग हो गए। तब अचानक से उस वक्त ऐसी खबरें भी आई थी कि देवेंद्र फडणवीस ने सुबह सुबह जाकर शपथ ले ली थी और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन फिर जब वहाँ पर उन्हें बहुमत साबित करना था विधानसभा में, उससे पहले ही दोनों ने इस्तीफा दे दिया। फिर तब कांग्रेस गठबंधन ने जो है सरकार बनाई, कांग्रेस एनसीपी ने मिलकर वहाँ पर सरकार बनाई शिवसेना के साथ और वो सरकार चली। लेकिन 2022 में फिर बहुत सारे बदलाव हुए जब एकनाथ शिंदे जो है मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए और फिर इसी प्रकार से सरकार जो पिछले 5 साल की चली है। लेकिन अब इस बार स्थिति थोड़ी साफ हो गई है। अगर मैं आपको विभावरी एक चीज़ और याद दिलाना चाहूँ हमारे दर्शकों को भी, लोकसभा चुनाव की भी अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव के नतीजे भी अगर हम दिखा पाएँ तो, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी को या एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका लगा था चुनावों के अंदर। बात करें अगर सीटों की तो देखिए 48 सीटों में जो इंडिया गठबंधन था उससे 30 सीटें इस चुनाव में मिली थी। 2024 का जो लोकसभा चुनाव था और एनडीए सिर्फ 17 सीटों पर सिमट कर रह गई। बीजेपी को 9 सीटें मिली, शिवसेना का जो शिवसेना को 7 मिली थी, एनसीपी को सिर्फ एक पार्टी
1 सीट में जीत मिली थी और ये उन्हें। बड़ा नुकसान भी था क्योंकि बीजेपी को खुद 23 सीटों का नुकसान हुआ था, क्योंकि 2019 के जो लोकसभा चुनाव थे विभावरी, वहाँ पे 41 सीटें एनडीए गठबंधन ने जीती थी और 2014 में ये सीटें 42 थी 48 में से। तो 24 में महाराष्ट्र में भी अच्छा खासा नुकसान देखने को मिला था। इसके अलावा अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो ऐसे लगातार पार्टीज अपने लेवल पे सर्वे कराती है, तो इंडिया गठबंधन के सर्वे में भी ये बात, उनका सर्वे कहता है कि जो सरकार में वापसी वो लोग कर सकते हैं। मराठा आंदोलन जो है महाराष्ट्र का, वो एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने नज़र आ रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो इन चुनाव में क्लियर होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो हरियाणा के जो चुनावी नतीजे आए, उससे पहले एग्जिट पोल्स, उससे पहले बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े सर्वे ये दावा कर रहे थे कि फिर से कांग्रेस की वापसी होगी, कांग्रेस सरकार बनाएगी हरियाणा में। भूपेंद्र हुड्डा उससे पहले मुख्यमंत्री रहे थे, फिर मनोहर लाल खट्टर का कार्यकाल देखा, नायब सिंह सैनी के 6 महीने देखे। तो कहीं ना कहीं ये बातें कही जा रही थी कि फिर से कांग्रेस जो है अब हरियाणा में लौट कर आ सकती है, लेकिन तमाम एग्जिट पोल्स उल्टे हो गए, तमाम गलत साबित हुए। ऐसे ही महाराष्ट्र के केस में भी कहा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव से पहले किसी भी तरीके के ऐसे कयास लगाने में जल्दबाजी होती है। लेकिन आज जो है उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, क्योंकि चुनाव में 1 महीने का भी वक्त अब नहीं बचा है। बीजेपी ने पहले लिस्ट जारी कर दी है, जबकि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना भी बाकी है। शिवसेना गुट, चाहे शिंदे गुट हो, चाहे उद्धव गुट हो, इंडिया गठबंधन वाला गुट हो या एनडीए वाला गुट हो, उनके भी नामों का अनाउंसमेंट अभी बाकी है। एनसीपी के उम्मीदवारों का भी कईयों का अनाउंसमेंट बाकी है। तो देखना होगा कब तक इन उम्मीदवारों की लिस्ट आती है। बीते दिन झारखंड के लिए नामों का अनाउंसमेंट किया गया था, आज महाराष्ट्र के लिए किया गया है। चुनाव की सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। लगातार हम लोग महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही प्रदेशों पर नज़र बनाए हुए हैं। वहाँ से जो भी नए लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं चुनाव से जुड़े हुए, राजनीति से जुड़े हुए, आप तक पहुँचाते रहेंगे। मेरे साथी विभावरी जिन्होंने पूरा अपडेट आप तक पहुँचाया। पीछे कैमरे के हैं हनी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। दिल्ली से निकलकर बाहर लल्लन टॉप आ पहुंचा है अपने मायके। अब की बार लल्लन टॉप अड्डा जमेगा बिहार में। जगह होगी बापू सभागार, पटना, और तारीख 25 अक्टूबर। अगर आपको भी इस अड्डे का हिस्सा बनना है तो thelallanTop.com पर जाइए, वहां पर मौजूद बैनर पर क्लिक करिए और अपने आप को रजिस्टर करवाइए। लल्लन टॉप बिहार अड्डा प्रेजेंटेड बाय सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का, को पावर्ड बाय आईटेल, बिहार टूरिज्म एंड सुधा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स।